हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हाँ सर, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सर आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, सिंपल सी बात। अब कितना सा रिवाइज भी करवा दिया, मैंने स्टडी मैट भी डाल दिया। आप करो, आराम से करो, पूरा स्टडी मैट करो। आप पूरा 5 चैप्टर का रिवीजन अच्छे से डिटेल मैंने बताया, सब कुछ बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। ठीक है, चलो सर। सर आज क्या करेंगे? सर आज करेंगे NCLT एंड NCLT। चलो उससे पहले सर, कहते नहीं है, एक ऐसा लाइन या एक ऐसा कोट है ना जो आपको, क्या बताओ सर, अलग लेवल पे ले जाता होगा। ठीक है, मेरे को सर ये दिस लाइन, सर ये लाइन है ना, मेरे यहाँ पे लगता है सर। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था, जब भी कुछ करता था ना, मैं इसको बस यहाँ और यहाँ बैठा रखता था। सर इस लाइन में इतनी डीप डीप बात बोली गई ना सर, आप खुद देखना कभी ना सर। इस गाने को ना आराम से सुनना आप। सर गाने का लाइन सुनो सर। सर कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। सर बहुत डीप लाइन है सर। मतलब समझ लो आपके पास यहीं से सर 3 महीने है सर, गिन के तैयारी के दिन है सर। बस लग जाओ, मतलब पूरा अपना 100% डाल दो सर। 100% डाल दो, कसम से बता रहा हूँ सर, 100% डाल दो। उसके बाद जो आप बोथ ग्रुप वाले हो ना सर, अलग अलग फीलिंग आती है। पास फेल रिजल्ट आएगा, अभी भी आएगा, देखेंगे सर, बात की बात है। बट वो एग्जामिनेशन के बाद से लेकर जो रिजल्ट का टाइम होता है ना सर, बीच में मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी जो आपको मन है सर वो कर सकते हो। बस लग जाओ सर अच्छे से। जो भी गिन के तैयारी के दिन मिले ना सर आपको, बस इसमें तैयारी होनी चाहिए। और सर क्या तो नहीं है, आँख लगा डालो इसलिए बस को, मतलब ऐसा वाला नहीं, मतलब मेहनत से सर, मेहनत से। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़ो, सब पढ़ो, कुछ इनकम्प्लीट मत पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो उतना रिटेन करो, प्रॉपर रिवाइज करो, सब कुछ रिवाइज करो। ठीक है, चलो सर, ये सब तो बात की बात है। सर NCLT एंड NCLT हमें जानते हैं सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं सर। कंपनीज एक्ट में सारे ऑफेंसेस होते हैं, ये इनसे ही डील होते हैं। चलो सर, ये क्या है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, कसम से बता रहा हूँ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। मतलब सर इसको मैं बोलता हूँ सर ध्रुव का एक का, ये चैप्टर जो है सर ध्रुव का एक का है। अगर इस चैप्टर से नहीं आया सर, तो इस चैप्टर से 0 भी आ सकता है। अगर चैप्टर से आया ना सर, तो 8 नंबर दे के जाता है आपको। और इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं सर, बहुत ईजी आते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन इस चैप्टर के, बहुत ईजी आते हैं, लड्डू वाले क्वेश्चन आते हैं। बट क्या होता है ना, बच्चे इसको करते हैं इग्नोर, ध्यान में नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टर करते हैं, फेमा करते हैं, IBC करते हैं। भाई ये तुम्हें 50 नंबर दे लेगा, बट इससे अगर 8 नंबर आ गया, सोचो 8 नंबर का पेपर सर इससे आया हुआ है। और मिनिमम सर 5 नंबर कभी कोई आ ही रहा है। इस बड़े अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में 5 नंबर आया था, और मैक्सिमम सर इससे 8 नंबर तक गया हुआ है। तो सर मेरे अंदाज से ये, मैं इसको बोलता हूँ ध्रुव का एक का, ये आपको 35 से लेके 40, 35 से आपको 40 भी पहुँचा सकता है। ये आपको एग्जामिनेशन के लिए पहुँचा सकता है। तो ये क्या कहते नहीं है, ये आपको ट्रिगर कर सकता है, अच्छा खासा नंबर आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, चलो सर ये तो बता दिया आपने ध्रुव का एक का। सर देखो करना है, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा हार्डली क्लास, नेक्स्ट क्लास जाएगा 30 मिनट्स का, 25 मिनट्स का। बट कोशिश करूँगा कि इसको 1.5 आवर में खत्म कर दूँ। ठीक है सर। सर पहले देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले ना सर, इसका मैं बताऊँगा, इसका थोड़ा ना क्या कहते हैं, ओवरव्यू दूंगा कि NCLT कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, ओवरव्यू समझ लो इसको, बस ओवरव्यू समझना, ये याद करने ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह MCQ आने का चांसेस हो सकते हैं, बट ये याद मत करना, एक ओवरव्यू समझ लो क्या था। सब पहले जो है ना, सब पहले ऑफेंसेस होते थे। ऑफेंसेस मतलब क्या हुआ सर, कोई भी कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया, कोई भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन किया, उसको ऑफेंसेस हुआ। ठीक है, ऑफेंसेस किया उसने, वो ऑफेंसेस है ना सर, कंपनी लॉ बोर्ड। सर पहले है ना, ये NCLT से कुछ नहीं था। पहले क्या था सर, सारे ऑफेंसेस कहाँ डील होते थे, कंपनी लॉ बोर्ड। ठीक है, जैसा ऑफेंसेस हुआ कंपनी लॉ बोर्ड, यह होता था सर BIFR करके, कि बोर्ड ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, तो यहाँ पे डील होते थे कंपनी लॉ बोर्ड और BIFR, और भी सारे इंस्टीट्यूशन वहाँ पे डील होते थे, पहले ऑफेंसेस होते थे। बट बाद में ना सर, इसको जैसे GST में हुआ ना सर, सारे टैक्स सब्ज्यूम हो गए, ऑक्ट्राई टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, सब सब्ज्यूम होगा सर कहाँ पे, GST में। सेम सर, जितने बोर्ड्स थे, कंपनी लॉ बोर्ड, BIFR, सारे ऑफेंसेस जो मैटर डील होंगे ना, अब सब कहाँ होंगे सर, सब मैटर डील होंगे सर NCLT एंड NCLT, जस्ट लिंक विद सर GST में क्या हुआ सर, बहुत सारे टैक्स क्या हो गए, सब्ज्यूम्ड हो गया, किसके अंदर, GST के अंदर। तो अब क्या, कंपनी लॉ में क्या हुआ, ये जितने ऑफेंसेस जो डील होते थे, कंपनी लॉ बोर्ड करता था, इसको CLB कहते थे हम, और इसको BIFR कहते थे। इसमें जो भी ऑफेंसेस डील करते थे ये लोग, अब बोल दिया कि देखो इनका सारा ऑफेंसेस कहाँ डील होगा, अब होगा NCLT एंड NCLT। ये थोड़ा ब्रीफ समझा रहा हूँ, देखो इसको याद नहीं करना, बस समझो क्या क्या। पहले कंपनी लॉ बोर्ड था, BIFR था, ये ऑफेंसेस को ना डील करते थे, ट्रायल लेते थे। अब क्या हो गया, सारा सब्ज्यूम अंडर NCLT। अब जो भी कंपनीज एक्ट का ऑफेंसेस होंगे वो सब NCLT डील करेगा। परफेक्ट। अब बताता हूँ इसका जन्म कब हुआ, मतलब बर्थडे, हाँ बर्थडे समझ लो किसका सर, NCLT और NCLT पढ़ रहे हैं।
ठीक है सर। बर्थडे इसका कब हुआ सर? 1 जून 2016। इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे को ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है। एक चैप्टर देखो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी ब्रीफ बता रहा हूँ। कंपनी लॉ बोर्ड से सारे केसेस कहाँ डील होंगे? कंपनीज एक्ट के एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, ठीक है। इसका बर्थ कब हुआ सर? 1 जून 2016। मतलब सर इससे पहले क्या होता था? सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड सारे ऑफेंसेस को डील करता था, या मान लो बीएफआईआर, ठीक है। जो भी ऑफेंसेस होते हैं सब ये दोनों, मतलब और भी सारे थे वो लोग डील करते थे। अब 1 जून 2016 के बाद जब इसका बर्थडे हुआ उसके बाद सारे ऑफेंसेस कहाँ चले गए? एनसीएलटी डील करता है या एनसीएलटी डील करता है। हम जानेंगे आगे कैसे पहुंचते हैं, एनसीएलटी कब जाते हैं, एनसीएलटी कब जाते हैं, ठीक है। हाँ एक इंपॉर्टेंट देखो, मैं ब्रीफ बताऊँ ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बता जाऊँगा। आप इसको ना एक काम करना, अंडरलाइन करके एमसीक्यू लिख देना उसके बाद। देखो मैं बताता हूँ, जब भी आप नोट्स बना रहे हो सर, जहाँ जहाँ एमसीक्यू पोर्शन है वहाँ पे इसको ना हाईलाइटर से ना येलो कर दो, ग्रीन कर दो, बट उसको याद रहेगा जब आप रिवाइज करो ना तो आपको पता रहेगा अच्छा ये एमसीक्यू पोर्शन बन सकता है यहाँ से। तो मैं आपको बताते चलो, मैं एमसीक्यू देखा हूँ तब बता रहा हूँ आपको, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ कि ये सब एमसीक्यू मैंने देखा है, ठीक है। इसको स्टैब्लिश कौन करता है सर? किसको स्टैब्लिश किसको सर? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। इसको स्टैब्लिश कौन करता है सर? सीजी, मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है सर? एनसीएलटी या एनसीएलटी बनाता है। हमने पीछे भी देखा था स्पेशल कोड, देखो वो दोनों चैप्टर साथ में पढ़ना, स्पेशल कोड वाला और ये वाला साथ में पढ़ने का चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये 400 सीरीज है ना सर, ये इसी में आता है। स्पेशल कोड मैंने देखा, जो देखो जो बीच में सेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया ना सर, वो सब हटा दिए गए, डिलीट हो गए हैं। बहुत सारे सेक्शन को यहाँ पे ना डिलीट किया गया है, तो जो पढ़ाने लायक है बस मैं वही पढ़ाऊंगा। डिलीट वाले सेक्शन क्यों, क्या करेंगे पढ़ के? अब आपको एग्जामिनेशन पर्पज से मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर मान लो कि बीच में कोई सेक्शन आया, मान लो सर 437, सर ये आपने नहीं पढ़ाया, सपोज सर ये डिलीट हो चुका है, जो नहीं पढ़ाया सर वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। या मान लो जो नहीं पढ़ाया सर वो हमारे काम का नहीं, एक होता है ट्रांजिशनल प्रोविजन, मतलब अब 2016 में सीएलबी से एनसीएलटी कोई केस आया तो ये ट्रांजिशन प्रोविजन हुआ ना सर, तो इसी अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन बनता था। मतलब मान लो कि वो पूछ दे कि 2016 में आपका सीएलबी बोर्ड चल रहा था, सारे ऑफेंसेस अब क्या हो गए? एनसीएलटी बन गया, तो एनसीएलटी में डील होंगे। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन होता था ना, ये जब नया जो इसका जन्म हुआ था ना तब वो क्वेश्चन पूछा था। अब ये सर इरिलेवेंट है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, तो जो मैं पढ़ाऊंगा सर वो रिलेवेंट है, आराम से पढ़ना, हड़बड़ाना मत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बता दिया, ध्रुव टाइप का बोलता हूँ मैं इसको। 8 नंबर पेपर बना दिया तो आप हिल जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। क्या बताया सर? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कौन बनाएगा सर? सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टैब्लिश करेगा एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, ठीक है, ठीक है। इट्स मेन पर्पस सर, किसका मेन पर्पस सर? एनसीएलटी का, ठीक है। एनसीएलटी का मेन पर्पस क्या है सर? टू ब्रिंग ऑल सूट्स केसेस जो भी हुआ, या केसेस related to companies under one place। देखो मैं क्या बताया, पहले क्या था सर? पहले कुछ भी ऑफेंस होता था वो सीएलबी बोर्ड में चला गया, बीआईएफआर में चला गया, मान लो कोई और जगह चला गया। अब एनसीएलटी एंड एनसीएलटी की बात क्या हुआ? जो भी ऑफेंसेस होंगे, जो भी सूट्स या केसेस होंगे ना कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट वाले, वो सब क्या होंगे? एक ही प्लेस में, मतलब एनसीएलटी के पास जाएंगे। कंपनीज एक्ट के जो भी ऑफेंसेस होंगे सर कंपनीज एक्ट के, अब कहां जाएंगे? सिर्फ एनसीएलटी पास जाएंगे। कोई कंपनी लॉ बोर्ड नहीं है, कोई बीआईएफआर नहीं है, सारे ऑफेंसेस कौन डील करेगा? एनसीएलटी डील करेगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस ही था। वो पूछ सकता है मेन पर्पस क्या है, तो भाई सारे ऑफेंसेस को एक जगह लाके एनसीएलटी डील करेगा भाई, सिंपल सी बात। घर में पापा है तो सारे ऑफेंसेस बोल रहा हूँ, मान लो सारे गलतियां सिर्फ पापा ही डील करेंगे। पहले चाचा पास जा सकता था, मम्मी पास जा सकता था, अब बोला कि एनसीएलटी तुम ही देखोगे ऑफ कंपनी के जो भी ऑफेंसेस हुए, ठीक है, ठीक है। देखो ये मैं एक ब्रीफ बता रहा हूँ, मैं सेक्शन चालू नहीं किया हूँ, ठीक है। पहले क्या था? पहले क्या था? सीएलबी बोर्ड, मतलब कंपनी लॉ बोर्ड या बीआईएफआर ऑफेंसेस को डील करता था, ठीक है। ये एग्जांपल बता रहा हूँ, बीआईएफआर ऑफेंसेस को डील करता था, ठीक है। अब क्या हुआ? सारा एनसीएलटी डील करेगा, जो भी कंपनीज एक्ट वाले ऑफेंसेस हैं, ठीक है। सब ब्रांचेस कितने हैं एनसीएलटी के? देखो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, देखो ये याद करने वाला है। नंबर क्या बताऊँ मैं, ब्रांचेस कितने हैं? ब्रांचेस 12 है, बेंच 27 है। लीस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं भी आ सकता है, बट एक दिमाग होना चाहिए कि एनसीएलटी के साथ ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस 12 है और उसके बेंचेस 27 जगह लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। मेन प्रिंसिपल बेंच, इसका मेन प्रिंसिपल बेंच कौन है पता है सर? सो हर जगह सर हम देखते हैं सर प्रिंसिपल, मतलब मान लो कि बाहर की फॉरेन कंपनी में इंडिया आती है, वो भले ही कोलकाता में क्यों ना हो, उसको अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करना पड़ता है? न्यू दिल्ली। सर न्यू दिल्ली कहते नहीं है हार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो समझो वही चीज़ है, कंपनी लोग ये समझ लो कि जो भी देखो मोस्टली हम लोग दो जहाँ जहाँ पढ़ूंगा मैं बताऊँगा,
हमने कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड में पढ़ा था कि जो भी कंपनी बाहर से इंडिया आती है उसको अपना सारा डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना पड़ता है, किसके आर के पास, न्यू दिल्ली। तो एक ट्रिक है कि याद रखो यहाँ पे अभी मेन प्रिंसिपल बेंच इसका कहाँ होगा सर, न्यू दिल्ली। तो अभी हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा कि मुंबई, महाराष्ट्र या कोलकाता, न्यू दिल्ली पढ़ रहे हैं। तो एक है ना, एक कहते नहीं सर, एक याद आ जाता है कि अच्छा हमने न्यू दिल्ली पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है तो एक न्यू दिल्ली ही होगा इसका। तो ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में हमें पढ़ा था न्यू दिल्ली में सबमिट करना पड़ता है और इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली। तो कुछ स्पेशल अभी अलग नहीं पढ़ा हमने, कोलकाता नहीं पढ़ा, मुंबई नहीं पढ़ा, तो याद रखना न्यू दिल्ली चल रहा है। ऐसा कुछ एग्जामिनेशन आ गया कि कंपनी को आरओसी को डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट करना है, तो न्यू दिल्ली आरओसी। एनसीएलटी का मेन प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली चल रहा है अभी, ठीक है। ये प्रिंसिपल बेंच पूछ सकता है आपसे। अब सर इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एनसीएलटी में कौन कौन, मान लो एनसीएलटी है, ये मान लो चेयर है, मान लो चेयर है, ठीक है, एनसीएलटी का ये चेयर लगा हुआ है, अब इसमें बैठना है लोगों को। तो एनसीएलटी में कौन कौन बैठेंगे, कौन कौन लोग होंगे, ठीक है, देखो क्या बोला है एनसीएलटी में कौन कौन लोग होंगे। प्रेसिडेंट होंगे, देखो ये मैं भी बताऊंगा, ये देखो ये याद करना है, मतलब एनसीएलटी के जो मैटर, मान लो कि कोई किसी ने ऑफेंस किया, एनसीएलटी पास गया, और एनसीएलटी में बेंचेस लगते हैं, ठीक है। तो मान लो प्रिंसिपल पास मैटर गया तो वहाँ पे इंचार्ज बैठा रहता है, स्पोर्ट्स का इंचार्ज बैठा रहता है, तो वही चीज़ है। तो मेन प्रिंसिपल बैठा हुआ है, मतलब मेन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, एनसीएलटी का मेन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, उसके साथ साथ कौन बैठे हुए हैं, मेंबर्स, ठीक है। तो याद रखना है एनसीएलटी में क्या है सर, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स। अब सर हम दो चीज पढ़े, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। अब बात आया सर एनसीएलटी में कौन कौन बैठेंगे, एनसीएलटी में कौन कौन बैठेंगे सर, सिंपल सर, मेंबर्स और प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट याद रखना है। देखो ये सब याद करना है। और प्रेसिडेंट मैं क्या बताऊँ, प्रेसिडेंट कौन होता है, अब मैं प्रिंसिपल मेंबर्स बताओ, चेयरमैन बताओ। देखो यहाँ पे क्या है ना, एनसीएलटी पर कौन बैठेगा, प्रेसिडेंट और मेंबर्स, ठीक है। एनसीएलटी पे कौन बैठेगा, मेंबर्स तो बैठेंगे, मेंबर्स में कोई भी टेक्निकल मेंबर ये सब लिखा होगा, तो याद रखना कौन कौन है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बैठा एनसीएलटी में, यहाँ पे इसका नाम दिया है सर, कुछ नहीं दिया, नाम चेंज कर दिया है, चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये थोड़ा ना डिफरेंशिएट करता है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी को। एनसीएलटी के बेंचेस में कौन है, प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट प्लस मेंबर्स। मेंबर्स में टेक्निकल मेंबर हो गया, प्रोफेशनल मेंबर, कुछ भी हो गया, बस याद रखना मेंबर्स। बट याद रखना मेन इंपॉर्टेंट ये प्रेसिडेंट, एनसीएलटी में प्रेसिडेंट, एनसीएलटी में चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स, ठीक है। ये क्लियर। अभी ब्रीफ बता रहा हूँ, कोई सेक्शन नहीं चालू किया होंगे उठा के कोई पढ़ा रहा होगा, बस एक ब्रीफ बता रहा हूँ कौन कौन कहाँ का क्या बैठते, ठीक है। ये दिमाग में देखो, नोट्स में प्रॉपर है, दिमाग में बैठा लेना। क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीएलटी में बेंचेस में कौन कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, मेन प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। बट एनसीएलटी में को मेन चेयरपर्सन होता है, साथ साथ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। सर कराता हूँ, लिंक बताता हूँ सर। क्या बोला सर, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ठीक है। सर क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब सर देखो सर, एक होता है जुडिशियल बॉडी, ठीक है सर। जुडिशियल बॉडी मतलब सिंपल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। मतलब जुडिशियल बॉडी जहाँ पे सारे लीगल केसेस, लीगल टाइप के सारे ट्रायल होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल बात, कोर्ट वाले, जिसमें जुडिशियल क्या होता है सर, सारा कोर्ट का मैटर, जितना कोर्ट का ट्रायल होता है जैसे होता है ना, वैसे डील होता है। ये फुल्ली जुडिशियल। सर बताओ कैसे, एग्जांपल मतलब सर देखो, एग्जांपल मतलब सर सीए जुडिशियल बॉडी हुआ और सेमी क्वालिफाइड सीए। सर अंतर क्या होता है, बस डिग्री का अंतर, बस यहाँ पे समझो क्या है सर, क्वासी जुडिशियल। देखो जुडिशियल बॉडी, देखो इतना अगर लिखते हैं हम यहाँ पे जुडिशियल बॉडी, तो सेम तो यही होगा, जुडिशियल बॉडी मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसमें मतलब क्वासी मतलब जुडिशियल बॉडी जैसा। तो देखो सर अभी वो पूरा सीए नहीं बना है, अभी वो सेमी क्वालिफाइड है, मतलब ठीक है। हम इसको क्वासी मतलब क्या होगा सर, सेमी क्वालिफाइड सीए बोल लो या जो बोल लो, ऐसा समझो सेमी जुडिशियल। मतलब अभी वो फुल्ली जुडिशियल नहीं है, सिंपल कोर्ट टाइप है, बट कोर्ट नहीं है। देखो यहाँ पे ये ना सर, ये कोर्ट टाइप है। जो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी होता है ना, वो कोर्ट टाइप है, बट कोर्ट नहीं है, इसलिए बोला इसको क्वासी जुडिशियल, मतलब सेमी क्वालिफाइड टाइप का।
जैसे सेमी क्वालिफाइड सीए हो गया ना, ये क्वासी जुडिशियल हो गया, बट सीए जो हो गया वो जुडिशियल बॉडी हो गया। तो सिंपल सीए एंड सेमी क्वालिफाइड से अंतर रखना, या ऐसे ही समझ गया रखना है, इसलिए इसको क्वासी बोला। ये बोला कोर्ट जैसा है, बट कोर्ट नहीं है। कोर्ट कौन है? बस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें सारे कोर्ट टाइप के केसेस, कोर्ट टाइप के ट्रायल्स होते हैं वहां पे। यहाँ पे कोर्ट जैसा है बट कोर्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया, देखो यहाँ पे पूछा सकता है कि एनसीएलटी एंड एनसीएलटी क्या है, तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर सिर्फ जुडिशियल बॉडी होता तो वो क्या होता सर? वो होता कोर्ट। कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट क्वासी जुडिशियल हो गया तो सेम लाइक का कोर्ट, ठीक है। परफेक्ट। अब चालू करते हैं सर, अब हमारा सेक्शन चालू होता है। अब देखो मैंने अच्छा खासा आपको एक आइडिया दे दिया कि एनसीएलटी क्यों आया है। कंपनी लॉ बोर्ड से एक जून को इसका जन्म हुआ था, 1 जून 2016 को जन्म हुआ था। पहले सारे ऑफेंसेस जो मैटर डील हुआ था, ट्रायल होता था, वो सीएलबी बीआई फाइट करते थे। अब सारे मैटर एनसीएलटी के जाएंगे। कौन से मैटर? कंपनीज एक्ट वाले जो भी ऑफेंसेस हुए, ठीक है। ब्रांचेस 12 है, बेंचेस 27 है। मेन बेंचेस कहाँ का, ये क्वेश्चन बन सकता है। मेन बेंच न्यू दिल्ली का, हमने सारे न्यू दिल्ली पर रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एनसीएलटी में कौन कौन होंगे? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट प्लस मेंबर, बट एनसीएलटी में चेयरपर्सन, बस नाम चेंज, तो एमसीक्यू बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है सर, बना हुआ है, ठीक है। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी क्या ऐसा क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब एक्ट लाइक ए कोर्ट बट नॉट कोर्ट। ये कोर्ट जैसा एक्ट करेगा थोड़ा मोड़ा, बट ये कोर्ट नहीं है। कोर्ट कौन होता है? जो पूरा जुडिशियल बॉडी होता है। अब हमारा सेक्शन चालू हो रहा है, सेक्शन 420 420। सर ये क्या होता है? सर ये है कैसे ऑर्डर देगा, मतलब सर देखो ऐसे नहीं समझो, रुको देखो, मान लो यहां पे अभिलाष लिमिटेड करके कोई है, ठीक है, अभिलाष लिमिटेड करके है। इसने क्या किया सर? इसने ऑफेंस किया, ठीक है। इसने ऑफेंस किया, परफेक्ट। इसने ऑफेंस किया, मान लो उल्लंघन किया इसने, सेक्शन नाम दे दो, एग्जांपल समझा लो। मान लो 232 समझ लो, अभी पढ़ा नहीं है, बट 232 का ऑफेंस किया, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम। 232 में ना ऑफेंस किया इसने। अब हमने क्या पढ़ा? सारे ऑफेंसेस कहाँ डील होंगे सर? एनसीएलटी, ठीक है। सारे ऑफेंसेस कौन डील करेगा? ऑफेंस हुआ यहाँ पे, सारे ऑफेंसेस कहाँ जाएंगे? एनसीएलटी। अब जो ये एनसीएलटी है ना, ये ऑर्डर कैसे पास करेगा, मतलब क्या क्या मैटर या क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसको ऑर्डर पास करने का। तो इसका सेक्शन का मेन हेडिंग यही है सर, ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ठीक है। कि एनसीएलटी के पास ऑफेंस हुआ, एनसीएलटी के पास मैटर गया, अब एनसीएलटी कैसे डील करेगा, ये हमें 420 समझाता है 420 कि एनसीएल। देखो सबसे पहले हम ऑफेंस हुआ, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एनसीएलटी के पास। कंपनीज एक्ट का जो भी ऑफेंस हुआ सबसे पहले एनसीएलटी के पास, ठीक है। तो मैं एक सीक्वेंस भी समझाऊंगा। अभी मैं 421, 422 एंड 423 सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेक्शन है, तीनों सेक्शन साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑफेंस हुआ सबसे पहले एनसीएलटी पे। अब एनसीएलटी बोलता है कि कैसे डील करेगा, कैसे ऑर्डर देगा, क्या क्या मैटर्स को देखते हुए डील करेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया। अब एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी कैन पास ऑर्डर आफ्टर गिविंग ROBH। सर ये तो बहुत पड़ता है। देखो हमारा कंपनीज एक्ट और ऑडिट जो पढ़ते हो ना, वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि तुरंत किसी को उठा के नहीं जाता, तो उसको ना रीज़न अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देते हैं, ठीक है। उसको ना बोलने का मौका देते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम तुम उठा नहीं जाते, पर बताओ तुम अपने हिसाब से ना क्या कहते हैं, एविडेंस क्लियर करो। तुम हो सकता है तुम दोषी ना हो, तो हम एक है ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देते हैं, ठीक है, बीइंग हर्ड देते हैं, ठीक है, कि तुम बताओ हमें, हम तुम्हें मान लो कि हम ऑर्डर पास करने आ रहे हैं, बट हम तुम्हें पहले सुनना चाहते हैं, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है हमारे ऑर्डर से? तो है तो बताओ। तो हम है ना सर ROBH देते हैं उसको। देखो एनसीएलटी डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है लो भाई हमने ऑर्डर दिया 5 को पेनल्टी, नहीं, हम पहले वो बताएगा तो आपको सुनने का मतलब आपको बोलने का मौका देगा, आपको सुनेगा वो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा आपको, ठीक है। एंड आफ्टर ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले एनसीएलटी ऑर्डर पास करने से पहले देगा आपको ROBH देगा, मतलब आपको है ना सुनेगा, आपको बोलने का मौका देगा। एंड जब ऑर्डर पास कर दिया ना, तो एनसीएलटी हर वो पार्टी को देगा। मान लो यहाँ पे ऑफेंस किया तो मान लो क्रेडिटर ने क्या किया, कंप्लेन किया एनसीएलटी के पास कि सर अभिलाष लिमिटेड ने ऑफेंस किया। अब एनसीएलटी ने क्या किया, अभिलाष लिमिटेड के खिलाफ ऑर्डर पास करने के लिए पहले उसको ROBH दिया। देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट नहीं देगा, पहले ROBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है।
उसके बाद जब ऑर्डर दे देगा ना, तो एनसीएलटी को सारा ऑर्डर किसको पास करना है, हर वो पार्टीज को पास करना है जो इसमें इन्वॉल्व है, मतलब क्रिएटर्स, अभिलाष लिमिटेड को ही पास करना पड़ेगा। ये नहीं एनसीएलटी के पास ऑर्डर देके अपने पास बोलेगा मैं नहीं दिखाऊंगा, भाई दिखाना पड़ेगा तुम्हें। मान लो एनसीएलटी ऑर्डर दिया 2 करोड़, अब बोलेगा ये लोग आए, मान लो अभिलाष लिमिटेड आया, बोला सर कितना पे करना है, एनसीएलटी बोले भाई हम तुम्हें 2 करोड़ रुपया पे करना है। तो अभिलाष बोला सर किस बेसिस पे, बोलता मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हें ऑर्डर है ना, आफ्टर गिविंग ऑर्डर एनसीएलटी को सारे पार्टीज को बताना पड़ेगा, इसको बताओ कि तुम एनसीएलटी तुमने ऑर्डर जो दे रहा है ना वो किस बेसिस पे दे रहे हो। ठीक है, तुम ऑर्डर दे रहे हो 2 करोड़ रुपया के दे रहे हो, पे करने के दे रहे हो, बट तुम्हें हर देखो इसको बता दिया लेकिन इसको नहीं बताया, भाई बताना पड़ेगा, हर वो पार्टी को बताना पड़ेगा जो इस ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, मतलब इस मैटर रिगार्डिंग एनसीएलटी पास गई थी। तो ये याद रखना, एनसीएलटी क्या करेगा, आरओबीएस देगा, और एनसीएलटी हर वो पार्टी को देगा जो ये ऑफेंसेस में डील कर रहे थे। ठीक है, अब सर आया इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सर कौन सेक्शन का, सर यही 420 में देख लिया सर ऑर्डर कैसे देंगे। तो ऑफेंसिव एनसीएलटी पास गया, एनसीएलटी आरओबीएस देगा, उसके हर वो पार्टी को ऑर्डर पास करेगा, मान लो ऑर्डर फाइनल हो गया तो हर वो पार्टी को देगा कि देखो सर अभिलाष लिमिट पर 2 करोड़ का पेनल्टी लग गया है, हम ये ऑर्डर निकाले हैं, और हर वो पार्टी को एनसीएलटी पास करेगा। अब ठीक है, अब आया मेन इंपॉर्टेंस सर इसका, इसी में सेक्शन में 420 में चल रहा है। ठीक है, इट कैन अमेंड, सर इट मतलब सर कौन किसकी बात कर रहा है, एनसीएलटी। अभी एनसीएलटी मतलब अभी एनसीएलटी मतलब एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया ना, इट कैन अमेंड एन ऑर्डर टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। अब देखो, मान लो एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर दिया सपोज, अच्छा समझा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डीटी में आपको काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये चीज, डायरेक्ट टैक्स पर हो गए हर जगह काम आएगा ये चीज। देखो क्या है, मान लो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, सुनते रहो, क्या ऑर्डर दिया, पीछे के एग्जांपल के चलते हैं, क्या ऑर्डर दिया, ऑर्डर में लिखा अभिषेक तुम क्रिएटर्स को 2 करोड़ रुपया दोगे। तो वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर पास कर दिया, तो इट कैन अमेंड एन ऑर्डर टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। सुनते जाओ, पहले लिखवाता हूँ ये एग्जांपल, अभी एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, विद इन 2 ईयर a mistake is brought to notice by parties and such mistake are, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन में अभी आने वाला है सर, इसमें को लगता है अभी 421 पे तो टेस्ट हो चुका है, 420 पे कम टेस्ट हुआ है। मिस्टेक आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। देखो सर अभी इतना समझाता हूँ क्या बोल रहा, देखो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया मान लो 1/4/2018 को, परफेक्ट। ऑर्डर में क्या लिखा, अभिषेक तुम क्रिएटर्स को 2 करोड़ रुपया दोगे, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया। अब क्या बोला, एनसीएलटी मतलब इट मतलब एनसीएलटी अमेंड कर सकता है अपने ऑर्डर को, रेक्टिफाई मिस्टेक मतलब जो मिस्टेक हो ना उसको रेक्टिफाई कर सकता है 2 साल के अंदर, मतलब 2 साल से ऊपर ज्यादा टाइम चला गया, मान लो ये 1/4/2018 है और 1/4/2023 हो गया, तो सर ये 5 साल का टाइम हो गया। नहीं सर, 2 साल में मिस्टेक को क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, बट 2 साल कब से सर, देखो 2 साल कब से, देखो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, सबसे पहले समझो, देखो ये देखो पहले मैं पूरा लाइन समझाता हूं, देखो इट कैन अमेंड एन ऑर्डर टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक विद इन 2 ईयर इफ मिस्टेक इज ब्रॉट टू नोटिस बाय पार्टीज एंड सच मिस्टेक आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। सर ये क्या होता है अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, सर सिंपल सी बात, पहले ये समझो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होता है जो ऐसी मिस्टेक हुई ना एनसीएलटी के ऑर्डर में जो साफ दिख रहा है कि गलत है, मतलब इसके लिए ना हमें दोबारा एनालिसिस, दोबारा डिलीवरेशन, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगा। सर कैसी मिस्टेक, सर यहाँ पे मिस्टेक ही हुई है एनसीएलटी से, मतलब बोला अभिषेक तुम क्रिएटर्स को 2 करोड़ रुपया दोगे, भाई ये अभिषेक नहीं था, ये अभिलाष था। तो सर ऐसे मिस्टेक्स, देखो वैसे मिस्टेक नहीं कि बोल दे कि यहाँ अभिषेक नहीं यहाँ घनश्याम दोषी था, भाई घनश्याम दूसरा दोषी है फिर दूसरा डॉक्यूमेंटेशन करो, वो नहीं, बस ऐसे मिस्टेक जो साफ रिकॉर्ड पे दिख रहा है कि सिंपल ड्राफ्टिंग मिस्टेक या सिंपल नॉर्मल मिस्टेक जहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस ना करना पड़े, तो यहाँ पे सिर्फ ड्राफ्टिंग मिस्टेक हुई है, मतलब अभिलाष की जगह अभिषेक लिख दिया गया। तो ये ऐसे मिस्टेक के लिए ना एनसीएलटी रेक्टिफिकेशन कर सकती है, बट ऐसा मिस्टेक हो जाए जहाँ ये बोल दें कि भाई अभिषेक नहीं तुम अभिषेक लिमिटेड जो रजिस्टर ऑफिस दिल्ली का था वो नहीं, घनश्याम लिमिटेड जो बैंगलोर का था वो दोषी है, तो भाई यहाँ तो मैटर ही पलटा हुआ है, अभिषेक का सारा प्रोसीडिंग किया, आप दोषी कर दो घनश्याम को उस ऑर्डर पे नहीं, तो फिर घनश्याम के लिए नया से क्या करना पड़ेगा, पूरा डिलिब्रेशन एनालिसिस करना पड़ेगा, तो वो रिकॉर्ड रेक्टिफाई नहीं होता है।
उसके लिए फिर से नया करो। बट जो अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड है, जो साफ रिकॉर्ड पे दिख रहा है कि हाँ अभिषेक नहीं अभिलाष था, गलती से एनसीएलटी से में ड्राफ्टिंग एरर हो गया, तो वही रिकॉर्ड क्या हो सकता है, रेक्टिफाई में जाता, मतलब रेक्टिफाई हो सकता है वही रिकॉर्ड्स, वही इन्फॉर्मेशन रेक्टिफाई हो सकता है। बट जहाँ पे नया कुछ ऐसा आ जाए भाई, जहाँ पे नया एनालिसिस करना पड़े एनसीएलटी को, वो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे वाले मिस्टेक। मान लो यहाँ पे 2 करोड़ लिखना था, गलती से लिखा गया 20 करोड़ रुपीज़, तो ठीक है गलती से ड्राफ्टिंग हो गया, एनसीएलटी बोल रहा है कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, हम 2 करोड़ लिखे थे क्योंकि हमने ना वर्डिंग सही लिखी थी 2 करोड़ रुपीज़, बस यहाँ गलती से 0 लग गया, तो हाँ ठीक है मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने वर्डिंग तो सही लिखा था एनसीएलटी पर। देखो ड्राफ्टिंग सिंपल से जो रिकॉर्ड में दिख रहा है ना, वो ऐसे रिकॉर्ड को रेक्टिफाई कर सकता है। कब सर? विद इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर जो ऑर्डर पास हो ना, उससे 2 साल के अंदर है ना रेक्टिफाई करेगा। ठीक है, इसमें क्या समझना सर इंपॉर्टेंट, देखो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट समझना है। सपोज देखो इंपॉर्टेंट, देखो क्या क्या था मैं बता दिया। रेक्टिफिकेशन विच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड क्या होता है, जो रिकॉर्ड पे दिखता है, और क्या 2 साल के अंदर, विद इन 2 ईयर क्या हो सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। 2 साल बीत के भाई रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इसी सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी 420 चल ही रहा है। अब देखो एक और मैं डायग्रामेटिक वे समझा रहा हूँ, सुनो। एनसीएलटी यहाँ क्या किया, ऑर्डर दिया, डेट है सर 1/4/2018, ठीक है, गलती से क्या हो गया सर, 2 करोड़ की जगह हो गया 20 करोड़। परफेक्ट, किसके लिए हो गया, अभिलाष, अब सही लिखते हैं अभिलाष। परफेक्ट, सब कुछ है, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं चल रहा है। अब क्या हुआ ना, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, यहाँ पे क्या अभिलाष मान लो 31/7/2018, अभिलाष ने देखा ना यार 20 करोड़ है, 2 करोड़ की पेनल्टी में को समझ आ रहा है, 20 करोड़ कैसे लगा दिया एनसीएलटी ने, मतलब अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड दिख रहा है बट अभिलाष को दिख गया। अभिलाष ने क्या किया, अभिलाष बना तेज, बोले कि अब एनसीएलटी ने मेरे पेनल्टी दिया ना, मैं क्या कर दिया, अभिलाष कर दिया, अभिलाष ने कर दिया अपील। अभिलाष को लेना था बदला एनसीएलटी से, क्योंकि एनसीएलटी तेज बना था, मेरे खिलाफ पेनल्टी लगाया था अभी 2 करोड़ का, अभी तुम्हारे खिलाफ अपील करते तुम्हें ड्राफ्टिंग भी करने नहीं आता है। अभिलाष ने क्या कर दिया, अपील। अब अभिलाष कर दिया अपील यहाँ पे, ठीक है, मान लो अपील चल रहा है। एनसीएलटी को क्या हुआ सर, एनसीएलटी को यहाँ पता चल गया, मतलब सर मान लो 30/10/2018 कि यार सॉरी अभिलाष, सॉरी यार 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं 2 करोड़ होना था। अभिलाष बोला भाई सॉरी से कुछ नहीं होगा, मैंने अपील डाल दी है। एनसीएलटी वाला नहीं, हमारे पास पावर है, 2 साल के अंदर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सर यही पावर को एनसीएलटी को रोका गया, मतलब क्या लिखा गया सर, नो रेक्टिफिकेशन इफ एन अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। सर इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर सामने वाले अभिलाष ने ना अपील फाइल कर दिया ना इस मिस्टेक के रिगार्डिंग, तो एनसीएलटी पास कोई दम नहीं है, पावर नहीं है कि उसके रिगार्डिंग रेक्टिफाई कर सके। मतलब यहां पे एनसीएलटी को पता चले, देखो यहां पे क्या हुआ, इस अभिलाष को लगा यार एनसीएलटी ने ड्राफ्टिंग एरर किया, रिकॉर्ड में गलती किया, रेक्टिफाई करने आ जाएगा, हम क्या करते हैं जल्दी से अपील कर देते हैं, इसको बदला नहीं था एनसीएलटी से। अभिलाष ने क्या कर दिया, अपील कर दिया इस बीच में। अब यहां पे क्या हुआ, एनसीएलटी को लगा यार सॉरी अभिलाष, मेरे से ना 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो गया, हम हमारा रिकॉर्ड को है ना रेक्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर है कि 2 साल के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभिलाष बोलेगा रुको भाई, इस सेक्शन में और चीज़ लिखा होता है कि रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, नो रेक्टिफिकेशन इफ अपील फाइल हो चुका हो। तो अभिलाष ने अपील फाइल कर दिया ना, किसके खिलाफ, किसके लिए, एनसीएलटी को अपील फाइल कर दिया। क्या अपील फाइल किया कि भाई एनसीएलटी ने है ना 20 करोड़ कर दिया 2 करोड़ जगह में। तो याद रखना पावर है एनसीएलटी के पास रेक्टिफिकेशन का, बट जब अपील फाइल हो जाए ना तब कोई पावर नहीं है रेक्टिफिकेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल दिमाग में सेट कर लेना सर। अभिलाष ने अपील फाइल कर दिया था, एनसीएलटी पास अगर अपील फाइल नहीं होता तो एनसीएलटी 2 साल के अंदर अपने ऑर्डर से रेक्टिफाई कर सकता है, बट अभिलाष ने अपील फाइल कर दिया ना, तो उस अपील के बीच में ना सर टोटल मर्जर होता है, मतलब अपील के बीच में सर आप रेक्टिफिकेशन के लिए एनसीएलटी नहीं कर सकता है। तो ये डीटी में भी आता है ना, ये डीटी में भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट जब पढ़ोगे, मैं एक बात बता लिंक करा रहा हूँ, डायरेक्ट जब पढ़ोगे ना वहाँ पे मिलेगा, यही सब चीज़ है कि जब अपील फाइल हो जाता है ना तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता, याद रखना, ठीक है। परफेक्ट सर, ये आपका 420 हुआ खत्म। इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जामिनेशन में, अच्छा खासा इसमें प्रोविजन है। 2 साल का अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो गया, क्या क्या बेसिस पे ROBH प्लस हर आदमी को ऑर्डर पास करेगा, अपील हो चुका होगा तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब सर वो इंपॉर्टेंट था, अब जो पढ़ेंगे ना सर वो मान लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इसी से क्वेश्चन सर मैं बताना, एक बार जो टाइम में 8 मंगवाया था सर इसी से आया था। अब जितने मॉक टेस्ट दोगे ना सर, मॉक टेस्ट दोगे, RTP देखो, ये क्वेश्चन हर जगह घूमता ही घूमता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ डायग्रामेटिक वे में। सर देखो 3 सेक्शन में एक साथ खत्म करने वाला हूँ, मतलब सर कौन कौन, 421,
422 एंड 423। परफेक्ट। 3 सेक्शन में एक साथ खत्म करूंगा, एक डायग्रामेटिक वे में समझाऊंगा, बस समझ जाना, कुछ नहीं है, बस ये समझ जाना। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया क्या? चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ा हो गया। चलो रुको, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑफेंस हुआ, इस कंपनी ने क्या किया, ऑफेंस किया। ऑफेंस हुआ तो मैटर कहाँ गया सर? आराम समझना, देखो हौले समझाऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैटर कहाँ गया सर? एनसीएलटी के पास। हमें पता है कि मैटर कहाँ जाता है, एनसीएलटी के पास जाता है। ठीक है, सारा लिंक कराऊंगा। एनसीएलटी क्या करता है? 420 सेक्शन के बेसिस पे, जो हमने पीछे देखा सर, 420 के सेक्शन के बेसिस पे क्या करता है, आरओबीएस देके ऑर्डर पास करेगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे एनसीएलटी करेगा, ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, 420 बेसिस पे क्या होगा सर? ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, एनसीएलटी ने क्या किया, हमने ऑर्डर पास किया, नॉर्मल जो ऑफेंस हुआ एनसीएलटी पास गया ऑफेंसेस, क्योंकि अब कंपनी लॉ बोर्ड जाता नहीं है, सब एनसीएलटी जाता है। एनसीएलटी ने 420 लॉ बेसिस पे ऑर्डर पास किया आफ्टर आरओबीएच, रीजन अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में सारे प्रोसेस लगभग यही होते हैं, आरओबीएच देना होता है, हमें सुनना होता है सामने पार्टी, जो ऑडिटर को हटा रहे कभी उठा रहे सुनना पड़ता है। ठीक है, सुनते जाना, आराम से करेंगे इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पार्टी को जिसके खिलाफ क्या हुआ, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर में क्या लिखा, 2 करोड़ रुपया देगा, इसका नाम रख देता टॉम लिमिटेड, टॉम। अब टॉम गुस्सा आ गया, टॉम बोला कि हम 2 करोड़ रुपया क्यों देंगे, हम भाई एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करेंगे। एनसीएलटी थोड़ी ना हायर बॉडी हो गया, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे, हो सकता है एनसीएलटी गलत डिसीजन दे रही है। अब ऑफेंसेस हुए, टॉम लिमिटेड ने क्या किया, एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ क्या किया, अपील फाइल किया। देखो जैसे मैं डायग्राम बता रहा हूं, बस सुनते जाना। अपील फाइल किया, परफेक्ट, एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल किया। अब सर पहला चीज आ सकता है, सर कितने दिन में अपील फाइल, मान लो एनसीएलटी ने 1/4/2018 को ऑर्डर दिया, तो सर कितने दिन में अपील फाइल? देखो ये एग्जामिनेशन आपको आएगा ही आएगा सर, कहीं ना कहीं घूमेगा ही सर, इंपॉर्टेंट है, 3 सेक्शन यहाँ पे बनेंगे। तो सर कितने दिन में सर? देखो क्या लिखा गया, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब सर देखो डायग्रामेटिक थोड़ा वो हो सकता है, खिचड़ी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, बट समझना, मैं आराम समझाऊंगा। मतलब एनसीएलटी ने 1/4/2018 को ऑर्डर दिया, यहां से 45 दिन के अंदर ये क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। कहां जा सकता है? देखो एनसीएलटी, इसके बाद आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, बड़ा पार्टी, देखो ये छोटा, इससे बड़ा, फिर इसके बाद भी एक आएगा, बताता हूं। अब अपील कहां फाइल हुआ सर? एनसीएलटी। ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन, मान लो एनसीएलटी का ऑर्डर पास किया तो कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हैं हम? सर 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, प्लस रीजन जस्टिफाई हुए, मान लो बुखार नहीं, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोरोना हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, नाम सुन के खांसी हो जाता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो गया तो सर 45 डेज और एक्सटेंशन मिल सकता है, याद रखना। ये सब बोला हुआ, इस पे क्वेश्चन से 2 बार आए हुए हैं, ठीक है। 45 डेज नॉर्मल है, प्लस 45 डेज मिल सकता है जब तुम्हारे क्या हो, रीजन जस्टिफाई हो या सफिशिएंट कॉज हो, ठीक है, ये लिख के आना एग्जामिनेशन में, सफिशिएंट कॉज हो, रीजन जस्टिफाई हो, तो 45 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है, 1 टाइम एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैटर गया एनसीएलटी के पास, परफेक्ट, सुनते जाना। अब मैं मैटर गया एनसीएलटी के पास, अब एनसीएलटी ने क्या किया, ऑर्डर पास किया, ठीक है। एनसीएलटी ने क्या किया, ऑर्डर पास किया। देखो ये हुआ 421 कि हम एनसीएलटी के ऑर्डर के कितने दिन बाद एनसीएलटी के पास ऑर्डर पास अपील फाइल कर सकते हैं, ये 421 बताता है। मतलब सर 45 डेज प्लस 45 डेज एक्सटेंशन हो सकता है इफ सफिशिएंट कॉज हो, मतलब मेन इंपॉर्टेंट 45 डेज है। एग्जामिनेशन में आया तो सर ये भी लिख के आना, इफ सर एग्जाम्पल में ऐसा, एग्जामिनेशन में ऐसा है ना, उसको लिख दे, उसको कोरोना हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो ये वाला प्रोविजन हिट कर गया, मतलब उसने ना कुछ रीजन बता दिया कि सफिशिएंट कॉज दिया, इसलिए हो सकता है 45 दिन और ले सकता है वो अपील फाइल करने में, क्योंकि कोरोना हो गया तो कहाँ से बचा वो अपील फाइल करने जाएगा एनसीएलटी के पास, ठीक है। तो मेन क्या, 45 प्लस 45 मैटर गया एनसीएलटी के पास, बड़ी पार्टी, इससे बड़ी पार्टी, इसने क्या किया, अपना ऑर्डर पास किया, परफेक्ट, ऑर्डर पास किया। अब इस ऑर्डर के खिलाफ इसको अपील, मतलब इसको पसंद आया, फिर इसने बोल दिया यार 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ होगा। ये बोला भाई पागल है एनसीएलटी, मेरे को 2 करोड़ तू तो 20 करोड़ बोल दिया, मैं तेरे ऑर्डर से खुश नहीं हूं। अब ये क्या हुआ सर, ये गया यहाँ पे
किसके पास? हाई कोर्ट के पास, ठीक है। नहीं, यही समझाना, इसलिए यहाँ पे काटना हाई कोर्ट को, मतलब यहाँ पे देखो यही समझाना, हाई कोर्ट नहीं सर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोला है सर। एक्चुअली में था क्या ना, जब कंपनी लॉ बोर्ड था ना सर, तो सर कंपनी लॉ के आगे जो अपील होता था ना वो जाता था हाई कोर्ट के पास। तो सर यहाँ पे एक तरह से ये कंपनी लॉ बोल दिया गया। एग्जांपल बता रहा हूँ, ये लिंक करा रहा हूँ कि पहले जब कंपनी लॉ बोर्ड था ना, इसने इसके खिलाफ जो ऑर्डर अपील फाइल करना होता था, मान लो इसने ऑर्डर दिया, अपील फाइल करना है, तो ये हाई कोर्ट जाता था, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता था। तो यहाँ पे CLB बोर्ड को कहा दिया गया NCLT। अब NCLT ने ऑर्डर दिया तो कहाँ पास किया हमने? NCLT पास। तो यहाँ पे क्या था सर, CLB का ऑर्डर पास होता कहाँ जाता? हाई कोर्ट। तो सर ये कहा गया ना, NCLT इज डीम्ड एक्ट लाइक अ हाई कोर्ट। तो NCLT जैसा हाई कोर्ट हो गया, क्योंकि CLB के पास सेकंड कहाँ जाता है? हाई कोर्ट। तो NCLT के पास सेकंड कहाँ जाता है? NCLT। तो इसको कह दिया गया हाई कोर्ट। NCLT को हाई कोर्ट का थोड़ा दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो अब NCLT के ऑर्डर के खिलाफ कहाँ जाएंगे सर? हाई कोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो कौन बचा सर? सुप्रीम कोर्ट। सिंपल। सर कितने दिन? 45 डेज? नहीं, सुप्रीम कोर्ट टाइम ज़्यादा दे दिया, क्या बोला सर? 60 डेज। सर फिक्स 60 डेज? नहीं सर, यहाँ भी वही चीज़ है, रीजन जस्टिफाई है तो 60 + 60 डेज। तो सर देखो, NCLT से लेके NCLT तक 45 + 45, NCLT के ऑर्डर ऑब्जेक्शन के खिलाफ जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि NCLT को ही हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि पहले CLB के बाद जब अपील फाइल हो तो हाई कोर्ट जाते थे। तो यहाँ भी बोल दिया गया NCLT को जस्ट लाइक ए ट्रीट एज अ CLB। इसके खिलाफ जब अपील हो रहा है तो NCLT जा रहे थे, इसलिए बोला हाई कोर्ट इज जस्ट ट्रीट लाइक ए NCLT, लिंक हो रहा है, ठीक है। अब इसके खिलाफ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो सुप्रीम 60 + 60 डेज, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो सकता है अच्छे खासा डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना पड़े, भाई सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हो तुम, अच्छा खासा वकील लेके जा रहे हो, अच्छा डॉक्यूमेंट, टाइम वाला टाइम दे दिया कि 60 दिन ले लो आराम से। यहाँ भी वही चीज़ है, कोरोना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो जस्टिफाइड सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट रीजन है तो 60 डेज एक्स्ट्रा और ले सकते हो। सफिशिएंट रीजन तो ये लिखना है, ये वर्ड सफिशिएंट रीजन, ये नहीं कि 60 + 60 लिखा गया, नहीं, 60 डेज लॉ बोलता है, +60 डेज वन टाइम एक्सटेंशन है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट रीजन है ना, कोरोना हो गया, बुखार, फीवर बोल रहा हूँ यार, एक्सीडेंट हो गया, तो 60 डेज मिल सकता है। या मान लो किसी का डेथ हो गया, नहीं जा पा रहे हो, तो 60 डेज हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैं रीजन, जस्ट सफिशिएंट रीजन दे दो ना अपना, परफेक्ट। ये सर कौन सेक्शन था? ये था सर 423। सर 421 क्या बोलता है? NCLT ऑर्डर के खिलाफ NCLT में, और 423 बोलता है सर NCLT के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देखो सर यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट कभी जा सकते हो? जब ओनली इफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन नहीं निकल पा रहा है ना, या मान लो लॉ का कुछ पॉइंट आ रहा है, उसके खिलाफ जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं आ सकते हो। सर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक्सपेंस हुआ, एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई एक्सपेंस हुआ, ठीक है, मान लो 2 लाख का। अब ये बोल रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कोई बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब तुम इसके लिए जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट पे, मारेगा भाई वो, सुप्रीम कोर्ट मारेगा देखो। तो ये सब है ना, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तुम लेके सुप्रीम कोर्ट पे अपील लेके, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ना तुम सुप्रीम कोर्ट अपील लेके जाते हो। ये मोस्टली हर जगह है, बस एक ही जगह ना यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो मामले पड़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पड़ेंगे। वहाँ पे ना दोनों केस में आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लेके जा सकते हो। बट याद रखना, उसके अलावा हर जगह सर देखो ना, DT में पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे आगे जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? मान लो एक्सपेंस हो गया, एग्जाम्पल 2 लाख के, अब कोई बोला वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई ये फैक्ट पता करने के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट पास जा रहे हो, फैक्ट पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहा वर्ड का, उस इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, तो हाँ जाओ ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, इंटरप्रिटेशन एरर है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजॉल्व करेगा तुम्हें। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए सर 45 + 45, 60 + 60, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने बोला सर 421 दिखा दिया आपने, 423 दिखा दिया सर 422 गायब है सर, हटा दिया गया? नहीं, 422 के बारे में क्या बोला गया सर? देखो यहीं पे समझा दूँ, तो आगे समझा देता हूँ, थोड़ा लिंक करता हूँ यहाँ पे पीछे, ठीक है, क्योंकि इसी में समझाने ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो NCLT के पास क्या गया सर? डिस्प्यूट ऑफेंसेस हुआ, NCLT पास गया, NCLT ऑर्डर पास करेगा। अभी जो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है ना सर, ये 422 में दिया गया है। या मान लो जो NCLT ऑर्डर पास करेगा ना सर, उसकी टाइम लिमिट, मतलब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, यही समझाता हूँ। NCLT पास गया, ये क्या करता है? ऑर्डर पास करेगा, इसके खिलाफ फिर ऑर्डर गया, तो ये क्या गया? NCLT, यही 422 समझा रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा। इसके खिलाफ गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट। अब जो ये ऑर्डर पास करेगा ना, ये कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा? इसके लिए 422 है, कितने दिन लेगा? तो यहां लिखा गया सर 3 मंथ्स। मतलब NCLT पास कुछ ऑफेंस होके गया, भाई NCLT इसको 3 महीने में सॉल्व कर दो भाई तुम, ठीक है। मतलब इतना जल्दी बोला, स्पीडी ट्रायल कर रहा, मतलब जल्दी से 3 महीने से खत्म कर दो, प्लस कुछ चाहिए एक्स्ट्रा टाइम तो 90 डेज दे सकते हैं।
बट रीज़न लिखो कि एनसीएलटी तुमने क्यों लेट किया। हो सकता है तुम्हारे तुम रीज़न लिख दिया कि सामने वाली पार्टी में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, अर्थक्वेक आ गया, मतलब कुछ भी रीज़न लिख दो, 90 डेज का एक्सटेंशन तुम्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर तुम्हें एनसीएलटी ऑर्डर पास करना पड़ेगा अपना, जो भी ऑर्डर है तुम आरओबीएच करके 3 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर दो, प्लस 90 डे का एक्सटेंशन हो सकता है जब रीज़न इन राइटिंग लिखा हो कि एनसीएलटी बताया कि देखो सर होना है सर, अर्थक्वेक आ गया था, हम असम में थे, मान लो दिल्ली में थे ना, अर्थक्वेक आ गया, हमारा बेंच नहीं लग पा रहा था, हम डिसीजन नहीं दे पा रहे थे, या मान लो कि हमारे किसी मेंबर में किसी का डेथ हो गया तो हम नहीं, तो रीज़न बताओ ना। एनसीएलटी कोई बात नहीं, तुम्हें 90 दिन और एक्सटेंशन दे सकते हैं, रीज़न बता दो, रीज़न राइटिंग बता दो। सेम ऑर्डर एनसीएलटी पास 3 महीने प्लस 90 डेज। 90 डेज कब मिलेगा? तो 3 महीने तो मेन लॉ बोला 3 महीने, 90 डेज देखो हर जगह एक्सटेंशन है, वहाँ भी अपील फाइल करने का एक्सटेंशन था, एनसीएलटी को भी एक्सटेंशन मिलेगा भाई, एनसीएलटी भी आदमी है, मेंबर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंट चेयरमैन टाइप के लोग बैठे हुए हैं, तो 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, प्लस रीजन इन राइटिंग होना चाहिए। परफेक्ट, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, डर लगता है, ठीक है। परफेक्ट सर, परफेक्ट, रीजन राइटिंग होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, अब यहाँ पे ना सर एक इंपॉर्टेंट बात आता है, देखो ये इसी एग्जामिनेशन से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी देखो जो पर हमने पढ़ा ना 45 डेज, बस उसमें एक पॉइंट और आता है, देखो क्या है, नो अपील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नो अपील अलाउ टू एनसीएलटी, ठीक है, इफ एनसीएलटी पास्ट ऑर्डर विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज। सर ये याद रखना, ये वर्ड विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन से यहीं पे क्वेश्चन बनता है। एनसीएलटी ने क्या किया, अब देखो बता रहा हूँ, इसने क्या किया, ऑर्डर पास किया, और क्वेश्चन को लिख के देगा सर, जो ऑर्डर पास हुआ ना ये विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज था, ठीक है, या अगर लिख दिया विद कंसेंट ऑफ पार्टी तो सर यहाँ पे ये अपील फाइल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन लिख दिया विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज, तब आके अपील फाइल करूँगा, तो ये सर विथ विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टीज क्या होता है, देखो ये हमारा टर्म लिमिटेड था, इसने किया ऑफेंस किया 223 सेक्शन का, मान लो एग्जांपल 223 सेक्शन का क्या किया, ऑफेंस किया, ये क्या था, ये था श्याम लिमिटेड, टॉम श्याम चलेगा एग्जांपल है, ठीक है। ऑफेंस किस पे हुआ, मान लो इसने ना फ्रॉड किया, ठीक है, और फ्रॉड किस पे किया, ये श्याम पे फ्रॉड किया, एक काम करते हैं ना, इसको कर देते हैं, श्याम नहीं करते, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, राजू लिमिटेड, राजू श्याम चल रहा है, ठीक है। तो राजू ने क्या किया, ऑफेंस किया 223 का, और फ्रॉड किया, किस पे फ्रॉड हो गया, श्याम लिमिटेड का। अब श्याम ने क्या किया, ऑफेंस फाइल किया किस पे, सबसे पहले कहाँ जाता है एनसीएलटी, उसके बाद एनसीएलटी फिर क्या आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कब, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब एनसीएलटी पास मैटर गया, एनसीएलटी ने यह ऑर्डर दिया, बोला देखो भाई राजू लिमिटेड तुम्हें 5 करोड़ एज अ कंपनसेशन देना है श्याम को, ठीक है। श्याम खुश, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, राजू बोला ठीक है सर दे देंगे, मतलब राजू ने क्या किया, कंसेंट दे दिया, दे देंगे सर। श्याम ने क्या बोला, श्याम तो खुश है, वो तो कंसेंट देगा ही अपना। तो सर दोनों ने अपना जब कंसेंट दिया ना सर, दोनों मन मान गए, अगर राजू यहाँ पे नहीं मानता ना तब आगे अपील फाइल होता, बट यहाँ पे दोनों पार्टी ने कंसेंट दे दिया, मतलब अपना कंसेंट दे दिया, मतलब राजू बोला ठीक है सर हम पे पता हमने गलती किया, कोई बात नहीं, 5 करोड़ देने रेडी है। अब मान लो 2 महीना बीत गए, राजू बोला कि हम नहीं देंगे 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, हम जा रहे हैं एनसीएलटी पास, नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि नो अपील अलाउड टू एनसीएलटी के पास इफ एनसीएलटी पास्ट ऑर्डर विद कंसेंट ऑफ पार्टी। जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया ना सर, ऑर्डर पास किया ना 5 करोड़ का, राजू ने हाँ बोला था, कंसेंट दी थी अपनी, श्याम ने भी हाँ बोला था, मतलब जो पार्टी थी ना उसने अपने कंसेंट दी थी। अब राजू बोलेगा भाई हम जा रहे हैं एनसीएलटी, तुम्हारा ऑर्डर के खिलाफ अपील लेके, एनसीएलटी भाई नहीं जा सकते हैं, तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना, तुमने अपना कंसेंट दिया ना, बात खत्म। तो सर ये याद रखना, विद कंसेंट ऑफ पार्टी, विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टी में ज्यादा ध्यान देना। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टी हुआ मतलब राजू ने हाँ नहीं माना था, कंसेंट नहीं दिया था, तो मान लो श्याम ने कंसेंट नहीं दिया, क्योंकि मान लो फ्रॉड हुआ 10 करोड़ का, एनसीएलटी बोला कि 1 करोड़ का ही है, श्याम क्यों मानेगा 1 करोड़ का, श्याम एनसीएलटी ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल करेगा, कंसेंट नहीं दिया, राजू भी कंसेंट नहीं दे सकता, मान लो दोनों कंसेंट दे दिया तो एनसीएलटी नहीं जा सकते हैं, सिंपल। तुमने यहीं पे नहीं माना, यहीं पे हाँ मान लिए, तो भाई एनसीएलटी बाद में क्यों जाओगे, यहीं पे ऑब्जेक्शन उठा देते तुम, राजू या श्याम जो भी दिक्कत होता है जिसको। तो याद रखना विद कंसेंट एंड विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है सर। मेन यही खत्म हो गया, सही बता रहा हूँ, मेन यही खत्म हो गया।
अब सर छोटे छोटे प्रोविजन है, मतलब कहते नहीं है टुकड़े टुकड़े में प्रोविजन है, बताते जाऊँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा। देखो इंपॉर्टेंट यही तक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही तक था। अब सर छोटे छोटे प्रोविजन है, इसको बताता हूँ, ठीक है। सेक्शन 424, देखो सर इससे 5 से 8 नंबर आने ही आना है। इस बार अटेम्प्ट में 5 नंबर आया था, इससे पिछले अटेम्प्ट में 8 नंबर आया था, ठीक है। तो सर ये चैप्टर को इग्नोर करके मत जाना, मैं इसलिए वो चैप्टर उठा रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। सर वो छोड़ने नहीं दूंगा मैं आपको, करवा के जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। मेरे को पता है ना सर, आप डायरेक्टर सब पढ़ के जाओगे, कहीं ना कहीं से पढ़ ही लोगे डायरेक्टर, नहीं पढ़ाऊंगा तो। लेकिन आप ये सब चैप्टर छोड़ दोगे, मैं नहीं चाहता ये सब, मैं तो पढ़ाऊंगा डायरेक्टर, मैं नहीं चाहता ये सब चैप्टर छोड़ो, इसलिए मैं ये सब चैप्टर स्टार्टिंग में उठाता हूँ। प्रोसीजर, क्योंकि सर आपकी तैयारी सबसे आगे रहेगी, टेंशन मत लो। ये छोटे चैप्टर है सर, क्या बताऊँ, बोनस नंबर देते ही है। प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। अब देखो एनसीएलटी कैसे करेगा सारा, मतलब अब मतलब अपील चला गया, एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा, तो पहले हमने देख लिया एनसीएलटी कैसे करेगा, आरओबीएच करेगा, ऑर्डर देगा, यही बता रहा। देखो ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा बस ये नोट से रीडिंग वाला पार्ट है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो एनसीएलटी बस समझा दूंगा, जहाँ जहाँ समझाएगा समझा दूंगा। एनसीएलटी आर नॉट बाउंड एनी प्रोसीजर ठीक है। बता रहा हूँ आराम से बता रहा हूँ, जो पॉज लो, रिवाइज करो, पीछे का दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। नेचुरल जस्टिस सुनो क्या बोल रहा है, देखो अगर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी है ना, इज जस्ट लाइक अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, ये एनसीएलटी एंड एनसीएलटी के जो भी ऑर्डर्स, डिसीजंस या जो भी वो डिलिब्रेशन एनालिसिस कर रहा है ना, उसको कोई भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं रोक सकता है। सर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ रखा है इससे, ये मान लो कोड ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि कंपनी से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लेना है, ठीक है, मान लो सपोज लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो भाई एनसीएलटी एंड एनसीएलटी नहीं मानेगी उसको, वो अपना क्या करेगी, वो अपना प्रोसीजर अपनाएगी। मतलब या कोर्ट में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर से बात करना है तो पहले उसके असिस्टेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ये कोड ऑफ प्रोसीजर में लिखा, मान लो सपोज असिस्टेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, तब वो नंबर लगाएगा, तब डायरेक्टर से बात कर सकते हो। भाई एनसीएलटी बोलेगा हम अपना डिक्लेरेशन खुद बनाएंगे, हम डायरेक्टर से बात करना, हम तुरंत जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। मतलब ये सिंपल, ये मैं समझा चाहता हूँ कि वो बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंपल कुछ को रोक नहीं सकता। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पूरा कोर्ट नहीं है, बट वो खुद का अपना प्रोविजन बना के अपना क्या करेगी, प्रोसीजर बना के ना एनालिसिस प्रोसीजर सब कर सकती है, ठीक है। और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, ये चाहेगी भाई किसी एक को ना रिलीफ दिला दे, किसी एक को रिवॉर्ड वॉर्ड दिला दें, जो एक गलती किया वो पकड़ा जाए, जिसके एक साथ नुकसान हुआ है उसको ना रिलीफ दिलवा दें, इस बेसिस पे काम करेगी। ये नहीं कि दोनों पार्टी के म्यूचुअल पे चल जाएगी, या मान लो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेगी, न्यूट्रल रहेगी, ठीक है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगी। सिंपल किसी ना किसी एक को रिलीफ दिला के रहेगी, जिसके साथ क्या हुआ है, गुनाह हुआ है, जिसके साथ क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसको रिलीफ दिलाएगी। तो इस पे काम करती है एनसीईआरटी, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस पर, ठीक है। और क्या बोला है, ये इसको कोई भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं रोक सकता, ये अपना क्या करेगी, अपना खुद का प्रोसीजर बनाएगी, जैसे इसको डील करना है वो खुद का प्रोसीजर बनाएगी। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कोई इसको ऊपर कोई कठपुतली से उसको नचा नहीं सकता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिख दे कि भाई यहाँ पे कोर्ट वाले मैटर होते हैं। हाँ ठीक है, तुम कोर्ट वाले मैटर होते हैं, बट हम सेमी जुडिशियल हैं, हम भी कोर्ट टाइप ही है, बट तुम हमें रोक नहीं सकते यार, तुम मना नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, फिर क्या फायदा एनसीएलटी एंड एनसीएलटी का, ठीक है। तो ये एक समझने वाला था, लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट एक आइडिया होना चाहिए कि प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, और कोई भी कोड ऑफ सिविल है ना, सिविल एक्ट प्रोसीजर का कोई भी कोड इस पर नहीं ले सकता, रोक नहीं सकता, वो कोई कठपुतली नहीं है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, ठीक है। ये समझाना था। और क्या लिख दिया इसी सेक्शन में, दे हैव ऑल पावर एज सिविल कोर्ट। सर हम पढ़ते हैं सर, कौन से पावर, सर इसको तो याद ही कर लो हर जगह, सिविल कोर्ट वाले सिविल प्रोसीजर पावर कौन कौन से होते हैं सर, डाइश, DICE, सर D4 सर डिस्कवरी, क्या सर, एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स, ठीक है। I4 सर इंस्पेक्शन, सिर्फ डिस्कवरी करना, मतलब भाई बोले कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट लगा रख दो, नहीं, हम उसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। C सर कॉपीज ले जा सकता है वो, कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मान लो बहुत भीड़ है, एनसीएलटी बोले कि यार हमारे कॉपी, हम कॉपी ऑफ अकाउंट लेके जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस में देखेंगे उसको, हाँ देखो ना सर कोई दिक्कत नहीं है। E4
एग्जामिन ऑन ओथ, ठीक है, और समन बुला सकता है। तो ये याद रखना, ये देखो ये 4 भी याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर क्या होती है हर जगह हर सेक्शन में मिलेगा आपको, आप 60 का पेपर पढ़ोगे ना, ये तो सर हर चैप्टर में कि क्या क्या सिविल कोड की पावर होती है। ये डाइस भी याद रखना आपको, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन और एक लिख देना कि मार्क आइडेंटिफिकेशन लगा सकता है। ये सब पावर है एनसीएलटी पर, ये कुछ भी ऑफिसर आके इसका ऐसे कर सकता है, ठीक है। सो और बताओ, देखो इसमें अगर बोल दें मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है सर, मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे, ठीक है, क्या ऑब्जेक्शन करे कि एनसीएलटी हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे। क्या सर हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे? तो भाई क्यों नहीं मानेंगे? पहले बोला हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे बिकॉज तुम कोर्ट नहीं हो। मान लो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया कि श्याम लिमिटेड तुम्हें 2 करोड़ रुपए देना है, श्याम लिमिटेड हम क्यों दे, तुम कोर्ट हो, हम तुम्हारा बात माने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, जो क्वेश्चन में बता दिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इसको मैं प्रोविजनल हटवाऊंगा, गंदी वर्डिंग है, ठीक है। समझ लो यही है कि एनसीएलटी को जाके ऑब्जेक्शन करते हैं, एनसीएलटी हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे क्योंकि तुम कोर्ट नहीं हो, हम कोर्ट की बात मानते हैं। तो सर क्या लिखा गया इसी प्रोविजन में, मतलब कौन सा प्रोविजन है सर? 424 में, जब प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी पास क्या क्या पावर है, क्या क्या प्रोसीजर है, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया सर, all proceeding are deemed to be judicial like court। सर ये एनसीएलटी बोलेगा, पता है हमने पीछे पढ़ा है, एनसीएलटी बोलेगा हमें पता है, हमें पीछे पावर दिया है, क्या पावर दिया हुआ है, हम जुडिशियल कोर्ट नहीं है बट हम क्वासी जुडिशियल है, हम एज लाइक का कोर्ट है, हम पूरी कोर्ट नहीं है, आई नो वी नो कि हम कोर्ट नहीं है बट हम कोर्ट जैसा बिहेव करते हैं, तो हमारे ऑर्डर भी ना कोर्ट जैसा बाइंडिंग होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन बोलता है, इसको पावर देता है कि ये जो एनसीएलटी है ना, इसके ऑर्डर भी है ना कोर्ट जैसे बाइंडिंग होंगे तुम्हारे पे, ठीक है। तो कोई भी आके मतलब मान लो एनसीएलटी ने पास किया ऑर्डर 2 करोड़ रुपया, ये बोले भाई हम क्यों दे, तुम कोर्ट हो, हम कोर्ट की ऑर्डर मानते हैं। तो सर ये प्रोविजन बोला हुआ है कि ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी जुडिशियल लाइक कोर्ट, इनके जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं ना ये जुडिशियल लाइक कोर्ट होते हैं। मैंने ऊपर पढ़ा है ना क्वासी जुडिशियल, बस सेम है। एनसीएलटी कोई ऑर्डर पास किया तो भाई तुम ये नहीं बोल सकते तुम कोर्ट नहीं हो, भाई उसको कोर्ट जैसा पावर दिया गया। मैंने ऊपर देखा भी सिविल कोर्ट के पावर्स है उसको, ये तो इतना भी लिख दिया कि उसको कोई सिविल कोर्ट का कोर्ट ऑफ क्रिमिनल भी नहीं हो सकता, उसको कठपुतली नहीं बना सकता। तो सिंपल से एनसीएलटी एक फ्रीली पार्टी है, वो चाहे तो जो ऑर्डर देगी वो ट्रीटेड लाइक अ कोर्ट होगा, आप पे बाइंडिंग होगा, आपको पार्टी सबको पेनल्टी देना पड़ेगा अगर एनसीएलटी बोल दिया तो। ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है आपको तो अब एनसीएलटी पास ऑर्डर पास करो, उससे भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे जाओ, हाई कोर्ट नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ही यहाँ पे एनसीएलटी को बोला गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीएलटी पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। कितने दिन? 45 60। सुप्रीम कोर्ट का जब क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, फैक्ट नहीं, फैक्ट मतलब क्या, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको फैक्ट करते हैं। भाई तुम फैक्ट पता करने सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हो, इतना खाली टाइम है सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारा फैक्ट पता करे तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं 425। सर ये क्या है? पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। सर ये क्या होता है? सिंपल एग्जांपल समझाऊं, देखो समझ जो एग्जांपल दिमाग में बैठा लो, बस यही है। कंपनी थी टॉम लिमिटेड, इसने क्या किया? फ्रॉड, परफेक्ट फ्रॉड किया। मैटर कहाँ गया? एनसीएलटी, ठीक है। क्या लिखा? पावर टू पनिशमेंट, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, बताऊंगा क्या क्या है, ठीक है। एनसीएलटी पास गया, ये एनसीएलटी है, यहाँ लगा बेंचेस। हमें पता है कि पहला कौन होगा, पहला पर्सन क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। मेंबर्स सकते हैं, मान लो कोई भी जो मेंबर्स हुए, मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 2। ये क्या हुआ? जिस कंपनी ने फ्रॉड किया ना, इसने अपना मान लो वकील भेजा। मान लो कंपनी का कोई बंदा आया, इस मान लो बेंच एनसीएलटी का बेंच लग चुका है, 8 तारीख को बेंच लग चुका है, 8/10/2020 को ऑर्डर्स होने वाला है। एनसीएलटी ने क्या किया? मेंबर्स जिस कंपनी में फ्रॉड हुआ उस कंपनी का आदमी बुलाया, बोला कि बताओ क्या कंपनी ने फ्रॉड किया, ये पूछताछ करना चालू कर दिया। अब मान लो कंपनी का फ्रॉड किसके खिलाफ हुआ था? श्याम लिमिटेड। श्याम लिमिटेड साइट पे कोई आएगा, ठीक है, यहाँ श्याम लिमिटेड बंदा खड़ा है, बोलेगा सर 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 कंपनी ने हमारे पे 200 करोड़ का फ्रॉड किया, ये था दिल्ली से। अब समझ जाओ ये स्टार्टिंग किया होगा तो किस गालियों से स्टार्टिंग किया होगा। मान लो इस कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया और इसने ना दिल्ली से था, ये भाई अलग ही गुस्से में था, इसने ना धड़ धड़ा के मतलब क्या बोला कोर्ट में ना, ऐसी ऐसी गालियाँ दी ना इसको
इसको, इसने बोला कि ठीक है इसने फ्रॉड किया, हम इसको 5 करोड़ बोलेंगे, ये गाली देना चालू कर दिया। ये ऐसा ना चाकू को निकाल लिया, बस गाली देना, देखो है दिल का बड़ा साफ, बट क्या हुआ, ये गुस्सा गया। अब दिल्ली वाले गुस्साएंगे थोड़ा, ठीक है, ये गुस्सा गया, ये गालियाँ देना चालू कर रहा है। मतलब सर बोलो ना एनसीएलटी मतलब ऐसा गालियाँ दे के बाहर आवाज़ जा रहा है, इतना गालियाँ दे रहा है ये। तो सर यही बोला है, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी के पास पावर है पनिश फॉर कंटेम्प्ट। सर कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, बदतमीजी करना, ठीक है, या मान लो कोई अनलॉफुल काम करना। मतलब तुम एनसीएलटी जैसे बॉडी के पास तुम आए हो मैटर लेने के लिए, और यहाँ तुम झगड़ा कर रहे हो, यहाँ तुम चाकू दिखा रहे हो, पिस्टल दिखा रहे हो, तुम गाली दे रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो एनसीएलटी पास पावर है, और कुछ भी कोई नौटंकी करे ना एनसीएलटी के अंदर, या कुछ भी गाली गलौज करे ना, तो एनसीएलटी पास पावर है क्या करना, उसको पनिश करना। ये प्रैक्टिकल भी याद रखना, कहीं जाके गाली गलौज मत कर देना। एनसीएलटी पास पावर है सर कि आपको पनिश कर सकता है, फाइन पेनल्टी लगा सकता है, अच्छे से अंदर घुसा सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया, देखो ये मैं समझा रहा हूँ, तो याद रखना कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है, बदतमीजी करना, ठीक है, अनलॉफुल कुछ करना, ठीक है, या मतलब डिसअवॉइड करना। तुम बेंच वाले मेंबर्स हो, जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठा है, मेंबर्स बैठे हैं, अच्छे खासे क्वालिफिकेशन के लोग बैठे हैं, तुम यहाँ गाली गलौज करने आए हो, ठीक है, तुमको ये लग रहा है 5 को पेनल्टी लगा रहे हैं एनसीएलटी, तुम एनसीएलटी पास हो ना, एनसीएलटी पास जाने का प्रोविजन है ना 45 डेज, तुम यहाँ पे गाली बोलना चालू कर दोगे, ठीक है। गुस्सा मत ना दिल्ली वाले, ठीक है, मैं एग्जांपल बस लिया, चलो यहाँ पे कुछ भी मान लो यार, बिहार मान लो, मुंबई मान लो, एग्जांपल है, ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। चलो अब क्या हुआ सर, यहाँ पे प्रोविजन क्या लिखा हुआ है, देखो, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी हैव सेम पावर लाइक हाई कोर्ट, and it can punish to anyone who disobey the bench member। मतलब सिंपल सी बात है ना, तुम आके ये सब नहीं कर सकते। एनसीएलटी एंड, देखो क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में ये आदमी आया, इसने क्या किया, डिसओबे कर दिया, बदतमीजी कर दिया, तो क्या एनसीएलटी बस पावर है इसका पनिशमेंट लगाने का? हाँ भाई सेम पावर जो हाईकोर्ट में भी ऐसे ही होता है, हाईकोर्ट में जाके आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल बोल दिया हाईकोर्ट वाला पावर ही दे दिया एनसीएलटी एंड एनसीएलटी को, तुमने बेंच लगाया, यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो रहा है जो डिसओबे कर रहा है, तो भाई पेनल्टी लगा सकते हो एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। नोट से प्रॉपर पढ़ना, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यही है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। डिसओबे कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्ट मतलब बदतमीजी करना, डिसओबे करना किसको, बेंचेस वाले मेंबर को, या मान लो कोई बेंच लग रहा है उस पर्सन को, ठीक है, परफेक्ट। नहीं रखे क्लास, कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देते हैं क्या? चलो सर 3-4 सेक्शन बचे, कल क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन देख लेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं इसके, इस चैप्टर के क्वेश्चन, और कल इसको हाफ एन आवर में खत्म कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है सर, 4-5 छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इसको आधे घंटे में खत्म कर देंगे। चलो सर गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।